हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 19 को पढ़ लिया है, जिसमें क्या बताया गया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी और उससे संबंधित अन्य स्वतंत्रता की बात की गई है और उसके निबंधनों को पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे आर्टिकल 20 को। वो क्या बात करता है, वो दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब कि जो अपराधी हैं, जो सजा काट चुके हैं या जो अभियुक्त हैं, उनके लिए वो कुछ अधिकारों की बात करता है। तो उसको देखेंगे, एक एक क्रम से समझ लेते हैं तो आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। समझना किस हिसाब से है, तो इस प्रकार से समझना है। देखिए, ये क्या कहता है, अभियुक्तों का दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। इसको 3 भाग में दिया गया है, इसमें 3 क्लॉज दिया गया है, 20(1), 20(2), 20(3). देखिए, हमको संविधान जब भी पढ़ना है, उसमें जो संविधान कहता है वो सारी चीजें उसी में समाहित रहती है, उसकी भाषा में। उसकी भाषा थोड़ा कठिन है, तो हमारा काम है कि उसको आप तक आसानी से समझाया जाए। उस चीजों को समझाना हमारा काम है। आप उसके बाद समझ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 20(1), 20(2), 20(3) उसमें दिया गया है। तो 20(1) क्या कहता है, तो कार्योत्तर विधियों के से संरक्षण के बारे में बताता है। इसको हम सब लोग समझेंगे, कार्योत्तर विधियां क्या होता है, ये सब अभी समझेंगे। फिर आर्टिकल 20(2) क्या कहता है, वो दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है, यानी कि दोहरे दंड की बात करता है। और तीसरा है 20(3), वो आत्म अभिशंसन की बात करता है। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले 20(1) को समझते हैं, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। देखिए, आप लोग एक चीज बताते हैं, कोई भी विधि बनाया जाता है तो वो 2 प्रकार से बनता है, भूत लक्षित और भविष्य लक्षित। ठीक, उदाहरण द्वारा इसको समझते चलेंगे आसानी से। भूत लक्षित क्या होता है, भूत लक्षित ऐसा विधि होता है कि जो पीछे से लागू होगा। जैसे विधि बना आज के डेट में 2022 जनवरी में कोई विधि बना, लेकिन उस विधि में कह दिया जाए कि यह विधि जो है वो 2015 से लागू होगी, तो उसको भूत लक्षित विधि बोला जाता है। और भविष्य लक्षित विधि में क्या होता है कि यह विधि 2023 से लागू होगी। 1 जनवरी 2022 को बन रहा है, ध्यान रखिए कब बन रहा है, 1 जनवरी 2022 को बन रहा है। वो बोला गया इसमें कि यह विधि जो है वो 2015 से लागू होगी, जनवरी 2015 से लागू होगी, तो इसको भूत लक्षी बोला जाएगा। अब देखिए क्या बात करता है। और भविष्य लक्षी में क्या होता है कि यह विधि जो है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, यानी कि मान लीजिए 2025 ये बोलता है कि 2025 1 जनवरी से लागू होगी, तो उसको भविष्य लक्षी बोला जाता है। ठीक, तो भूत लक्षी में क्या होता है कि कोई भी सिविल विधि है, यदि कोई भी सिविल विधि है उसमें भूत लक्षी और भविष्य लक्षी दोनों प्रकार से बनाने के लिए प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन कोई भी दांडिक विधि है, विधि कितने पर नेचर की होती है, 2 नेचर की होती है, 2 प्रकृति होती है उसकी। एक होता है सिविल, यानी कि जो अधिकार और दायित्व से संबंधित होता है उसको सिविल नेचर का बोला जाता है। उसमें किसी का अधिकार का वायलेशन होता है या किसी को दायित्व को पूरा करने के लिए कहा जाता है, ये चीज उसका सिविल नेचर होता है। और दांडिक नेचर में क्या होता है कि कोई अपराध क्राइम करता है वो, और उसमें उसको दंडित किया जाएगा, यानी कारावास से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये सब चीजें उसमें होती हैं। तो कार्योत्तर विधि किसकी बात करता है, ये भूत लक्षित विधि से संरक्षण की बात करता है। यानी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उस प्रवृत्त विधि के अनुसार अपराध नहीं है, और बाद में उस विधि बना के कोई उसको अपराध घोषित किया जाता है, तो वह उस कार्य के लिए अपराधी नहीं होगा। क्या समझे आप लोग, मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा, बहुत उसके भाषा पे नहीं जाना है। ये भूतलक्षी विधि की बात करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो, अभी एक उदाहरण आप लोग देखे होंगे निर्भया कांड, उसमें क्या था कि वो विक्टिम जो था, वो जो अभियुक्त था उसमें उसने वो क्राइम अटेम्प्ट किया था, और आगे चल के उस क्राइम के अनुसार उसको फांसी की सजा नहीं थी, लेकिन बाद में चल के विधि बनाया गया और उसके बाद से वो फांसी की सजा हो गई उसमें, लेकिन उसको फांसी का दंड नहीं दिया गया, उसको छोड़ दिया गया।
जो 15 साल से 18 साल के बीच वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में था वो, तो उसको लड़के को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो आर्टिकल 20 के तहत फायदा ले लिया था उसका वहां पे। तो इसको समझते हैं हम लोग क्या है इसमें, कि जैसे कोई व्यक्ति है 2012 में, उसी पे समझते हैं हम लोग। 2012 में कोई अपराध करता है, जैसे अपराध करता है, उस अपराध के लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, या दंड की व्यवस्था है तो 2 साल है। दो परिस्थितियों को देखते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है या 2 साल है, ठीक। दोनों परिस्थिति को समझते हैं। अब क्या होता है कि 2015 में ऐसा विधि बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह अपराध 3 वर्ष से दंडित होगा, 3 वर्ष का दंडित होगा। यह कोई कार्य करेगा तो वो अपराध होगा, और वो कार्य 3 वर्ष से दंडित अपराध होगा। अब समझिए क्या हो गया, 3 वर्ष से दंडित हो गया। ये जो है उसका अभी विचारण प्रक्रिया चल रहा है, उसमें न्यायालय में अभी केसवाद ये अपने को साबित कर रहा है, नहीं हो रहा है, जिससे ये सब प्रक्रिया चल रही है। अब क्या होता है कि 2015 में न्यायालय स्थिति में पहुंचती है कि ये अब इसको सजा देने का नौबत आती है। जैसे कि अब होता है कि यह दोषी है, वो कार्य किया था वो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उस पर अभियोग चलाया जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा अब कि 2015 में कह दिया गया कि 3 वर्ष की सजा है। क्राइम वो कार्य कब किया था, जो क्राइम बाद में अपराध हो गया। कोई भी अपराध जो होता है वो कार्य के द्वारा होता है। आपके मन में सोचेंगे तो वो अपराध नहीं होगा, मन में सोच सकते हैं अपराध, कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन यदि जहाँ एक्ट मिला है उसको कार्य में हाथ चलाए, पैर चलाए, गोली मारे, जो भी करे, वो जब शारीरिक रूप से होने लगा, वो अब जब एक्टिविटी मिला है उसको, तो वो अपराध हो गया। तो जो कार्य उसने 2012 में किया था, क्योंकि 2012 में तो अपराध नहीं है तो मैं उसको अपराध नहीं बोल रहा हूँ, केवल कार्य बोल रहा हूँ। तो जो 2012 में जो कार्य किया था वो, उस आधार पे 2015 में उसको सजा नहीं दी जाएगी, ठीक। क्या नहीं दी जाएगी, यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको माफी दे दिया जाएगा। अब ये 2015 से लागू होगी विधि, ये अब पुराने रूप में नहीं लागू किया जा सकता कि यह 2012 से लागू होगी, क्योंकि यह दंडिक विधि है। यदि उसकी सजा 2 साल है तो उसको 3 साल का सजा नहीं किया जा सकता, ठीक। यदि पहले से 2 साल है और 2015 में 3 साल हो गया और सजा सुनाते वक्त उस समय सजा 3 साल हो गई है, लेकिन वो जो कार्य किया गया है 2012 में, उस समय 2 ही साल का प्रावधान है, तो केवल 2 ही साल का सजा दिया जाएगा, ठीक। अब इसके ठीक विपरीत इसमें दिया गया, एक और चीज दिया गया है। ये तो इतना समझ लिए हम लोग कि कोई उस समय प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत अपराध नहीं है, तो बाद में कोई विधि बना के उसको अपराधी नहीं बनाया जा सकता उस समय के कार्य के लिए। अब आगे से जो करेगा, दोबारा वो कार्य करेगा तो वो अपराध होगा, ठीक। इतना समझ लिया हम लोग। फिर आगे हम लोग समझते हैं कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति है जो 2012 में कोई अपराध करता है और उसकी सजा क्या है, 3 वर्ष है, ठीक। उसकी सजा, कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा 3 वर्ष है। 2015 में कोई विधि बना दिया गया और उसको अपराध मुक्त कर दिया गया। कहा गया कि ये अपराध, यह कार्य जो है अपराध नहीं है, या ये अपराध की सजा केवल 1 वर्ष रहेगी। 2 परिस्थितियां इसमें हम लोग जिक्र करते हैं कि आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो कोई कार्य 2015 में हो गया कि अपराध नहीं है या 1 वर्ष है, और 2012 में 3 वर्ष था उस अपराध की सजा, ठीक। तो 2015 तक विचारण अभी चल रहा है, न्यायालय में वो चल रहा है, या 2014 में दोषी हो गया है। अब क्या होगा कि इसमें इसको लाभ मिल जाएगा। क्या होगा कि इसमें इसको लाभ मिल जाएगा, यानी या तो यदि 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाएगा तो 3 साल की जगह 1 वर्ष की सजा दिया जाएगा। या कोई अपराध नहीं किया है तो वो, जिसे बोल दिया गया कि अब ये कार्य अपराध नहीं रह जाएगा, तो अब वो कार्य अपराध नहीं रह जाएगा, यानी उसको माफ कर दिया जाएगा, या 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, ठीक। तो इसको लाभ मिल जाएगा व्यक्ति को, लेकिन दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को लाभ दिया जा सकता है लेकिन दंडित नहीं किया जा सकता है भूतलक्ष्य के रूप में, ठीक। इतना हम लोग समझ लिए। तो वही चीज ये बात करता है, कार्योत्तर विधियों के संरक्षण की बात करता है
यही चीज आर्टिकल 20(1) में दिया गया है। बहुत आसान है, बहुत समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। काफी ये महत्वपूर्ण अधिकार है, इसको जब तक नहीं जाने रहेंगे आप लोग तब तक एक तरह से मूल अधिकार आप लोग को जानना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि बिना अधिकार जाने व्यक्ति कुछ हासिल ही नहीं कर सकता। जब हम अपना अधिकार के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो जीवन में क्या हासिल कर पाएंगे। जब हम अपना अधिकार जानेंगे तभी तो उसको परिवर्तन में लाएंगे, फिर धीरे धीरे अपना उत्थान करेंगे। नहीं तो जगह जगह पे आपको रोक दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा, आप कुछ जीवन आपकी छोटी छोटी चीजें आप उसकी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगला देखिए क्या है, अगला है दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। कौन सा ये आर्टिकल है, आर्टिकल 20(2). अच्छा, तो सीधे तौर पे भी पूछता है प्रश्न कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो 20(1) ऐसे ऐसे दे देता है। टोटली रूप से पूछा तो 20 तो है ही नहीं, तो 20(1), 20(2), 20(3). ठीक, तो दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20(2). इसके 3 ठो एसेंशियल हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, व्यक्ति को अभियुक्त होना आवश्यक है। किसी न्यायिक अधिकरण के सामने विचारण किया गया हो। और उस विधि में दंड का प्रावधान हो। और उसे दंडित किया गया हो। ठीक, क्या है इसमें कि कोई व्यक्ति है तो कोई एक कार्य करता है, उस कार्य के लिए यदि वो सजा भुगत चुका है तो उसको दोबारा से सजा नहीं दिया जा सकता उसी कार्य के लिए। कि अब पहले मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, सबसे पहले ये 3 ठो एसेंशियल आप लोग जान लीजिए। कोई व्यक्ति है वो अभियुक्त हो, क्या हो, अभियुक्त हो, यानी कि उस पर कोई आरोप लगा हो। सबसे पहले आरोप लगाओ कि तुमने चोरी किया है, डकैती किया है, लूट डाली है, उद्यापन किया है, जो भी है वो उस पे आरोप लगा हो, यानी जिस पे आरोप लगता है उसको अभियुक्त बोला जाता है, या जो कार्य करता है वो अभियुक्त होता है। तो यहाँ पे वो अभियुक्त से तात्पर्य है कि उस पे साबित हो चुका है। ठीक, फिर ऐसा अभियुक्त जो है जिसको सजा दी गई है एक बार, पहले बार में, वो किसी न्यायिक न्यायालय द्वारा, अधिकरण द्वारा दी गई है, उसमें न्यायालय शामिल है या कोई अधिकरण हो गया, जो भी न्यायिक प्रकृति का अधिकार रखता है, ऐसे के द्वारा उसको सजा दिया गया है। तीसरा क्या है, दंड का प्रावधान हो और उसे दंडित किया गया हो, यानी उसे विधि में उस कार्य के लिए दंड का प्रावधान हो और उस विधि के अंतर्गत उसको दंडित किया गया हो, 2 साल, 4 साल, 3 साल की सजा दी गई हो। अब ये क्या बात करता है, कहता है ये 20(2) कि व्यक्ति को, ये जैसे व्यक्ति है क्या जिसको दंडित किया गया है, एक ही कार्य के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दिया जाएगा। जैसे शायद वो कोई कार्य करता है जिसमें चोरी और डकैती दोनों शामिल हो जाती है, या हत्या और डकैती दोनों शामिल हो जाती है, ऐसे प्रकार से कोई ऐसा अपराध करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक बार विचार किया गया है और हत्या के लिए उसको दंडित किया गया, या डकैती के लिए कुछ चीजों के लिए दंडित किया गया। अब इसमें क्या होगा कि आप जो है ये नहीं कह सकते कि इसको केवल एक ही कार्य के लिए सजा दिया गया है, दूसरा कार्य अभी इसका बाकी है और एक बार सजा भुगत के फिर से आप दूसरा बार न्यायालय में दायर करिए, तो ऐसा चीज उस पर मनाही की गई है। हाँ, एक चीज और है इसमें, एक अपवाद में जैसे रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे उसको 307 के तहत मुकदमा है, आईपीसी के सेक्शन 307, यानी कि हत्या का प्रयास किया है वो, यानी किसी को खूब मारा है, पीटा है तगड़े में, तो वो व्यक्ति उस कार्य के लिए दंडित है, उसको न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई है। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है जिसको मारा है, पीटा है,
वो उसके मारने पीटने के बाद अभी हॉस्पिटल में था और गुजर जाता है। अब क्या होगा, अब उस पे हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, तो वो अब प्रकृति बदल गई वहां पे। अब जहां पे वो पहले अटेम्प्ट था वो अब हत्या हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से उस पर प्रक्रिया चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। इतना चीजें इसमें दिया गया है, बहुत कुछ है नहीं इसमें, तो इतना चीजें आप लोग समझ लीजिए। फिर अगला बात करता है अभिशंसन। अभिशंसन क्या होता है, मतलब कि 20(3) जो है वो क्या बात करता है कि कोई व्यक्ति को अपने विरुद्ध, कोई अभियुक्त है उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता, यदि आप पे आरोप लगाए कि आपने हत्या किया है, डकैती किया है, लूट किया है, चोरी किया है, तो आपको कोई या अन्य कोई अपराध किया हो जो किसी विधि द्वारा दंडित हो या अपराध घोषित हो, तो आपको कोई यह नहीं कर सकता कि आप अपने विरुद्ध गवाह बनिए या अपने विरुद्ध साक्ष्य दीजिए। और आपको ये कोई नहीं कर सकता कि आप उसको जाकर कबूल करिए न्यायालय में कि आपने वो अपराध किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बचाव कर सकता है, चाहे वो अभियुक्त ही वास्तव में ही अभियुक्त क्यों ना हो। ठीक, तो इतनी प्रदान की गई है। इसमें भी इसेंशियल है 3 ठो, उसको भी देख लीजिए आप लोग। ऐसा व्यक्ति जिसपे कोई आरोप लगाया गया हो, आरोप किसका, अपराध का कोई आरोप लगाया गया हो और उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देना हो। या तीसरा है साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा रहा हो। ये 3 चीजें इसमें दी गई हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई जिस पे आरोप लगाया गया है और उसे कहा जा रहा है कि तुम अपने खिलाफ बोलो। देखिए क्या होता है कि पुलिस वगैरह स्टेशन में जाएंगे तो ऐसी प्रक्रिया, तमाम उदाहरण आप लोग देखते होंगे, मूवी वगैरह में भी एक तरह से सामान्य रूप से देख सकते हैं कि पुलिस जो होता है वो वहाँ पे आपको बाकायदे रिमांड पे रखेगी। आप लोग ट्रीटमेंट जानते ही होंगे, उस आधार पे आप कुछ भी चीज़ बकने लगते हैं और हर चीज़ कबूल लेंगे कि ठीक है भाई, इससे बढ़िया है तो कि हम कबूल ही लें। और उस समय एक परिस्थिति ऐसा विद्यमान हो जाएगा कि आप कबूल लेंगे चीज़ों को। तो इस आधार पे आपको यदि बाध्य किया जा रहा है कि भूखा रखा जा रहा है, खूब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नाखून लेके निकाला जा रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत रोका गया है। कहा गया है कि आपको अपने विरुद्ध दंडित नहीं किया जाए, और सॉरी, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इतनी चीजें हैं। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट एक दिमाग में बन गया होगा आप लोग को कि आर्टिकल 20 में क्या कहता है। तो आज के लिए इतना ही, एक एक चीजों को करके आप लोग समझते चलिए। फिर अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल 21 को पढ़ा जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। आर्टिकल 20 जो है वो दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। इसमें क्या है, पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात करता है, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है, तीसरा आत्माभिशंसन की बात करता है, यानी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इतना चीजें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई करिए। वीडियो पसंद आया करें तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है।